तो हेडिंग डालो ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अग्निशामक। अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, ऐसा आपका एपरेटस है जो कि किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पर कोई आग लग जाए, फायर आपकी हो गई है तो उसको बुझाने के काम में ये आएगा। ठीक है, हमने जनरली देखा होगा कि कहीं पर भी हम जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, है ना, हमारी कोचिंग क्लासेस भी हो, कोई भी हो, वहाँ पर आपको रेड कलर का एक कंटेनर दिखाई देता है। ठीक है, वो क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मतलब आग बुझाने के लिए वो जो है आपकी मदद करता है। ठीक है, हालांकि ऐसी कंडीशन बहुत कम जनरेट होती है जबकि आग लगे और हम उसका यूज़ करें, है ना, बट फिर भी सेफ्टी के रीज़न से वो रखा हुआ होता है। ठीक, पर आपने देखा होगा कि कभी पेट्रोल पंप के ऊपर आपको रखा हुआ देखा है क्या फायर एक्सटिंग्विशर, क्यों नहीं होता है? फायर एक्सटिंग भाई वो तो आग बुझाने वाला है। अगर पेट्रोल जो मान लीजिए हमारा कि पेट्रोल में आग लग गई, ठीक है, तो पेट्रोल में आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ रेत की बाल्टियाँ भरी रखी रहती हैं। ठीक है, रेत की बाल्टियाँ वहाँ टंगी हुई होती है पेट्रोल पंप पर, कभी भी आप देखोगे तो उनका यूज़ किया जाता है। हालांकि फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ किया जाता है पर वो अलग टाइप का होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो फायर का मतलब तो हमको समझ में आ ही रहा है क्या होता है, आग। ठीक, और एक्सटिंग्विशर का मतलब ये होता है कि कट ऑफ करने वाला। क्या करने वाला, कट ऑफ करने वाला, मतलब कि हम कह सकते हैं कि आग बुझाने वाला। ठीक है, ये तो उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया कि फायर का मतलब है आग और एक्सटिंग्विशर का मतलब है बुझाने वाला। तो जो आग को बुझाएगा वो क्या कहलाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर कहलाएगा। ठीक, चल अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब तो नए नए टेक्नोलॉजी वाले और नए नए रीयूज़ करने वाले आपके एक्सटिंग्विशर आ गए हैं। पहले तो जो था वन टाइम यूज़ वाले भी आते थे। ठीक है, और अब नए नए तरीके के आ गए। तो वो सारे जो भी हमारे टाइप्स है वो सब एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो लिखो कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक जो यंत्र हैं हमारे, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, तो पहला लिखो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि जल पर आधारित, है ना, जल आधारित अग्निशामक यंत्र। चलो फिर अगला जो होता है इसमें, अभी मैं एक एक के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा आपको, अभी तो केवल सबके नाम लिख लो। दूसरा लिखो, दूसरा होता है फोम टाइप। कौन सा टाइप, फोम टाइप। ठीक है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फोम का मतलब हिंदी में क्या होता है, झाग। तो ये किसके ऊपर काम करेगा, झाग के आधार पर ये काम करने वाला है। ठीक है, और इसको बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, अग्निशामक आप समझ ही गए होंगे, हिंदी में इसको अग्निशामक कहते हैं। ठीक, फटाफट लिखो इसको। फिर अगला टाइप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम बेस्ड, और अगला लिखो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑनलाइन वाले सभी को मेरी आवाज़ आ रही है भाई? बता देना अगर आवाज़ कट हो जाए बीच में तो मुझे आप हाँ मैसेज करके आप बता देना। ठीक है, चलो अगला टाइप लिखिए। अगला टाइप मैंने कौन सा बोला, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया, कार्बन टेट्रा। चलो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, सॉरी, है ना, हाइड्रोकार्बन नहीं है। चलो अभी डिटेल में जब मैं बताऊंगा। तो पहला हो गया वाटर बेस्ड, फोम बेस्ड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। अगला लिखो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा और एसिड। ठीक, अगला टाइप लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला मिटा दूं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड वाला। ओके, किसी ने कुछ बोला क्या? चलो लिखो CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर।
ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो है काम करती है आग बुझाने का। अगला लिखो, एक और है इसमें, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये इसके 6 तो टाइप हो गए केवल। अभी एक एक टाइप को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग अपने बुद्धि विवेक से बताओ पहले कि आग को बुझाने का क्या तरीका है, हम क्या करना चाहिए कि आग बुझ जाए। तो देखो, आग बुझाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आग जलती कैसे है ना, कैसे जलती है आग। भाई अगर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं हटा दूं तो आग बुझ जाएगी? ठीक है, पहली चीज़ ऑक्सीजन हो गई। दूसरा फ्यूल जिसमें आग लगी है, हाँ ठीक है, और फ्यूल और ऑक्सीजन, ये दो ही चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई को भी इनका कांटेक्ट अगर हम तोड़ दें, है ना भाई, जैसे मान लो ये डस्टर है, इसमें आग लग गई, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग इसमें आगे फैलेगी क्या? नहीं फैलेगी। ठीक। तीसरी चीज़ एक और होती है कि हम फ्यूल को क्या कर सकते हैं, फ्यूल को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो होता है ना, कई बार हम केस सुनते हैं कि जैसे अब गेहूं अब सूख करके खेतों में खड़े हुए हैं तो गेहूं में आग लग जाती कभी कभी। तो गेहूं, जो सूखा हुआ गेहूं होता है वो तो बिल्कुल बारूद की तरह होता है, एक छोटी सी चिंगारी लगी तो पूरे के पूरे खेत क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो उस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप लोग क्या करते हैं, पानी डालोगे क्या वहाँ पे? पानी डालोगे क्या? नहीं, खराब वराब तो बाद में होगा, आग बुझेगी क्या पानी डालने से? तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लो यहाँ के खेत में आग लगी हुई है ना, ये गेहूं लगा हुआ है या जो भी है, यहाँ पर आग लगी है, जंगल में आग लगी है, तो उसके आगे के जंगल को या खेत को वो काट देते हैं, ट्रैक्टर फेर देते हैं वहाँ पर जाकर। क्या कर देते हैं, ट्रैक्टर से पूरा खेत, गेहूं के ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं, तो वो गेहूं यहाँ से हट जाता है, तो उसको जो उसका जो सीक्वेंस है वो टूट गया, है ना। अब आग को इस गेहूं से लेकर इस खेत तक जाने के लिए कोई जगह है क्या? देंगे। तो वो जो फ्यूल उसको मिल रहा था, है ना, गेहूं या पेड़ पौधे जो भी उसको मिल रहे थे, वो फ्यूल क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब कि उसमें ब्लॉकेज आ गया, और इस वजह से आग वहाँ से आगे फैल नहीं पाएगी। ठीक। जंगलों के केस में भी ऐसा किया जाता है। ठीक है, हालांकि पेड़ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वहाँ पर ये तरीका काम नहीं करता है, इस वजह से उनको पेड़ों को गीला कर दिया जाता है पानी से। ठीक है, या तो पानी से गीला कर दो, और अगर खेत वगैरह है तो उसमें आप ट्रैक्टर चला सकते हो, ट्रैक्टर जैसे ही आप चलाओगे तो ये ब्लॉकेज हो जाएगा और आपकी आग रुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आग को रोकने का क्या तरीका है, या तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दो। ठीक। दूसरी चीज, फ्यूल के साथ उसका कांटेक्ट आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। अगर फ्यूल मिलना उसको बंद हो गया तो आग अपने आप ही क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो बस इन दोनों ही प्रिंसिपल पर जो है ये चीजें काम करती है। ठीक। अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न कब होता है, जलता कब है, जबकि उसमें उसका इग्निशन पॉइंट आपको रीच कर लेगा, मतलब कि एक उसका ज्वलन ताप होता है ना। जैसे लकड़ी है, अगर मैं इसको जलाऊंगा तो ये कब जलेगी, इसका जो ताप टेम्परेचर है जिस पर ये जलना शुरू होगी, है ना, उसी पर ये जलेगी, उससे नीचे वाले टेम्परेचर पर ये जलेगी क्या, नहीं जलेगी। ठीक। वैसे ही जैसे मान लो कागज़ है, उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम है, वो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हर सब्सटेंस का जो इग्निशन का टेम्परेचर है ना, जो ज्वलनशील ताप है, वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक। तो अगर वो ताप वो टेम्परेचर उसने गेन कर लिया तो वो क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। तो हम ये भी एक काम कर सकते हैं कि उसको उस टेम्परेचर को गेन करने से रोक सके, है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दो, फ्यूल को रोक दो, या फ्यूल को आप ठंडा कर दो। ठंडा कर दो मतलब कि उसका टेम्परेचर उसको गेन करने ना दो। ठीक है, चलो तो आप सबसे पहले लिखो इसमें वाटर बेस्ड वाला। वाटर बेस्ड वाले के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह नहीं है, सीधा सिंपल सा है। क्या करना है आपको, आग के ऊपर पानी डालना है। क्या करना है, आग के ऊपर पानी डालना है। तो वाटर बेस्ड जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका मतलब ये है कि जो आपकी फायर ब्रिगेड होती है ना, ठीक है, फायर ब्रिगेड क्या करती है, पानी लेके जाती है टैंक्स में और जाकर के वहाँ पे डाल देती है, जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। ठीक। तो ये इसका जो नॉर्मल सा जो है, हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये क्या यूज़ करता है, ये वाटर यूज़ करता है, पानी का यूज़ करता है। ठीक है, अब पानी का यूज़ करके आग को बुझाता है। अब जैसे ही किसी भी सब्सटेंस पर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा,
पानी डालने पर उसका जो वो गीला हो जाएगा, और गीला होने की वजह से वो अपना टेम्परेचर गेन कर पाएगा क्या? नहीं। जिस टेम्परेचर पर वो जलता है वो टेम्परेचर वो गेन करेगा क्या? नहीं करेगा। इस वजह से आग जो है वहाँ पर क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ठीक है, मतलब कि पानी डालने से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने से क्या होगा? जो आपकी आग है, जो आपकी फायर है, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब कि बुझ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये तो नॉर्मल सा है, सबको पता है कि पानी डालने से आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। अब पर पानी वाला जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है ये हर जगह काम नहीं आएगा मेरे। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? भाई पानी तो आग का दुश्मन है ना। हम कहते हैं ना कि जैसे इंसान अपना नेचर नहीं छोड़ सकता है, वैसे ही कोई भी सब्सटेंस भी अपना नेचर छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। पानी को आप उबाल के गर्म करके भी डालोगे तो भी वो आग को क्या करेगा? बुझाएगा ही। ठीक है, तो ये एक प्रवृत्ति होती है उसकी, पर ये हर जगह काम नहीं आती। क्यों नहीं आती है? तो इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन, ठीक है, इसकी लिमिटेशन मतलब कि सीमाएं। क्या सीमाएं होती भाई इसकी? कि पहली बात तो फायर जो आपका वाटर बेस्ड है ये हम कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो पेट्रोल में आग लगी हुई हो, ठीक है, पेट्रोल के बाद ऑयल में आग लगी हुई है, ठीक है, या किसी भी तरह के कोई भी ऐसे, हाँ, किसी भी तरह के कोई भी ऐसे सब्सटेंस में आग लगी है जो कि वाटर से लाइटर है। कैसा है? पानी से हल्का है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूं लाइटर देन वाटर। जल से अगर वो हल्का है, मतलब उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी जल से कैसी है? कम है, तो वो क्या करेगा? जल से हल्का होने की वजह से क्या होगा? पानी पे तैरेगा। ठीक है, पानी पर फ्लोट करेगा, पानी पर तैरेगा। ठीक है, तो पानी तो हमने उसको बुझाने के लिए डाला था, और पानी जाकर के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो फिर से वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? आग के। और आग आपकी बुझ पाएगी क्या? नहीं। इसलिए जब पेट्रोल में आग लगी हो तो उस पर आपको पानी डालना चाहिए क्या? नहीं डालना चाहिए, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आग नहीं बुझेगी। किसी भी ऑयल में अगर आग लगी हुई है ना, तो उस पर भी पानी डालना बेकार है, क्योंकि वो आग नहीं बुझेगी। ठीक, अब इसी तरह की कोई भी चीज हो जो जल से हल्की हो। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, मान लो किसी वायर वगैरह में अगर आग लग चुकी है ना, बिजली का सामान है और या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, किसी ग्रिड में आग लग गई है, तो वहां पर भी हम जाके पानी डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? करंट लग जाएगा। पानी क्या है? हाँ, देखो वाटर में क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप समझ सकते हो कि सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट मतलब कि जैसे कि लवण, आपको जिसको हम हिंदी में कहते हैं NaCl, KCl, है ना। इलेक्ट्रोलाइट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में जाने पर अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे इस NaCl को जब मैं पानी में डालूंगा तो ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये जो आयन है, फ्री आयन, ये फ्री आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर फ्री आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, ये जो मेटल है हमारी, मान लो, है ना, कोई भी आपका सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या फ्री आयन होंगे, अदरवाइज उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या? नहीं होगी। चलो ठीक है। अच्छा, फिर बताओ कि प्योर वाटर अगर है मेरे पास, बिल्कुल शुद्ध पानी है, तो क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या? शुद्ध जल में विद्युत धारा नहीं होगी। प्योर वाटर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ना, सॉल्ट उसके अंदर नहीं है। ठीक, इस वजह से वो कंडक्ट नहीं करेगा। पर जब हम फायर एक्सटिंग्विशर में पानी जो लेके जाते हैं वो तो किसी ना किसी नदी का होगा या टैप वाटर होगा, तो वो तो प्योर नहीं है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो पता लगा आपने गए आग बुझाने, 2-4 और निपट गए वहाँ पर जाकर, है ना, वो पाइप लेके खड़े हुए, वहीं पर करंट लग गया। तो ऐसा काम नहीं करना है ना। इसीलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल, डीजल वगैरह इस तरीके के किसी लिक्विड में आग लगी हो तो उस पर जाकर पानी ना डालें। ठीक, तो फिर क्या डालें? पानी ना डालें तो रेत डाल दो। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप क्या डाल सकते हो? रेत डाल दो। रेत डालने से क्या होगा कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट उससे टूट जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन का कांटेक्ट जैसे ही टूटेगा तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ है, आपने कभी देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के जो टैंक्स होते हैं वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। जैसे ट्रक वगैरह से लेके जाते हैं ना पेट्रोल डीजल, वो हमेशा गोल आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि वो हमेशा फुल भरे जाते हैं,
कभी भी उनमें खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है ना। जैसे ये टैंक है मेरे पास अगर, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको मैं बिल्कुल उसके जो यहाँ पर उसका जो ढक्कन है ना, उसके यहाँ तक पूरा फुल भरा जाता है उसको, ठीक है, फुल भर दिया जाएगा और फुल भरने के बाद ही उसको लॉन्ग रूट पे भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि आग तभी लगेगी जब उसको हवा मिलेगी, उसमें हवा ही नहीं है तो आग लगेगी क्या? नहीं लगेगी। वो मूवीज़ में सीन आपको दिखाते हैं ना कि एक गोली मारी और पूरी कार उड़ा दी उसने पेट्रोल टैंक में, तो ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर पेट्रोल टैंक बहुत ही नैरो होता है ना, बहुत ही छोटी जगह होती है, उसके अंदर उतनी हवा नहीं होती है कि पेट्रोल में ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, तो वो सब गलत चीज़ दिखाते हैं आपके अंदर मूवी के अंदर, ठीक है। तो ये टैंक होता है इस तरीके से, और ये सिलेंड्रिकल शेप क्यों होता है? ताकि जो लिक्विड है वो इक्वली प्रेशर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, और इस वजह से वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से चार्ज जनरेट नहीं हो पाता है ना। चार्ज अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस होता है ना, फिर रोड पर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, शॉक लगते हैं, दचके लगते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वो ऊपर नीचे हिलता है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो सकता है, चार्ज जनरेट हो सकता है, उससे भी आग लग सकती है, ठीक। तो पुराने जमाने के जो टैंकर्स होते थे उनमें पीछे आपने देखा होगा कभी किसी ने, तो लोहे की चेन होती थी जो सड़क से रगड़ खाते हुए चलती थी, ठीक है, ताकि जो भी चार्ज वहाँ जनरेट हो रहा है वो कहाँ चला जाता था, ग्राउंड में चला जाता, जमीन के अंदर चला जाता, ठीक। पर अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई सारी, तो जो टैंक्स है वो भी इंसुलेटेड बनने लगे, है ना, और उनका शेप ही इस तरीके का होता है कि चार्ज उसमें ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे चले। तो ये पानी की कुछ सीमाएं हो गई कि पानी वाला अगर फायर एक्सटिंग्विशर है आपके पास तो ये सबसे बेसिक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, इसमें आपको सिर्फ क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी को पंप करने वाला एक स्ट्रांग पंप चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना पंप के हम बाल्टी से तो पानी नहीं डालने लगेंगे, बाल्टी से डालेंगे तो कुछ भी बचा नहीं पाएंगे, तो स्ट्रांग पंप चाहिए और साथ में क्या चाहिए, पानी का सप्लाई चाहिए, ठीक। अब हमारे यहाँ पर तो क्या है, जो फायर ब्रिगेड्स हैं हमारे पास वो तो नॉर्मली जो है ट्रक्स के अंदर 10-12 मंजिल तक ऊपर वो जा सकते हैं, ठीक है, पर विदेशों में जो है एयर फायर ब्रिगेड भी होता है ना, मतलब हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से भी जो है पानी को वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर गिरा सकते हैं, ठीक है। उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि किसी भी छत की टंकी से वो पानी खींच लेते हैं ऊपर, एरोप्लेन एक पाइप डाल के, किसी झील से पानी ले लिया, किसी नदी से ले लिया, और वो आग बुझा देते हैं ना। जनरली जो जंगलों में आग लगती है ना, तो अमेज़न वगैरह में वो ऊपर से बारिश करते हैं पानी की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आग को कंट्रोल में लाया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया वाटर वाला। अगला कौन सा था? नहीं, आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं, पर उसमें कंडीशन ये है कि वहाँ पर क्लाउड होना चाहिए। भाई जैसे अगर सफ़ेद बादल है उस जंगल के ऊपर तो मैं उसमें केमिकल डाल के उसमें पानी बरसा सकता हूँ, पर अगर बादल ही नहीं है वहाँ तो फिर मैं आर्टिफिशियल रेन वहाँ नहीं करा पाऊँगा, वो तो फिर मुझे प्लेन से ही पानी गिराना पड़ेगा, उसी को आप आर्टिफिशियल रेन समझ लीजिए, ठीक है। पर वो लिमिटेड है, प्लेन से कितना पानी गिराओगे आप, जंगल की आग पूरी थोड़ी ना बुझ पाएगी। वो पानी कहाँ पर गिराते हैं, जहाँ पर आग आगे बढ़ रही है उसके आगे वाले पेड़ पौधों पर गिराते हैं। आग के ऊपर पानी गिराने से कोई मतलब नहीं, वो इतनी ऊपर से पानी गिरता है तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, और जैसे ही आग के कांटेक्ट में आएगा तो वो वेपोराइज हो जाता है, तुरंत भाप बन के उड़ जाता है, तो वो पानी वेस्ट चला जाता है। इसलिए पानी कहाँ गिराएंगे, वो आगे वाले हिस्से पर, ठीक है। और अगर आग के ऊपर गिराना है तो फिर बहुत नीचे से गिराना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा हाइट से आप नहीं गिरा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप ठंडी जगहों पर गए हो, है ना, या टीवी में तो देखा ही होगा कि वो दिखाते हैं ना कि आपने कॉफ़ी का मग लिया, चाय कॉफ़ी कुछ भी गर्म, और अगर बाहर बहुत ठंड है, बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, उस चाय को अगर आप ऊपर फेंकते हो, है ना, कप में से चाय को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो चाय नीचे आती तब तक बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा वहाँ ठंड होती है। तो सेम यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स के साथ भी होता है, जैसे ही वो आग के ऊपर गिरेंगी वो क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी, सॉरी वेपर बन जाएगी, ठीक। अगला वाला कौन सा बताया मैंने, फोम। चलो तो फोम बेस में क्या होगा भाई, ये किसके प्रिंसिपल पर काम करेगा, ये पहली चीज तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को काटता है, क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देगा। तो लिखो इसमें, ये कट ऑफ कर देता है किसको, ऑक्सीजन सप्लाई को, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को जो है ये रोक देता है, ठीक। इसके अंदर जो है एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या क्या चीजें होती है, एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। एल्यूमिनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, देखो जरा, इसमें हम बना सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है,
इसके बाद में क्या बना सकता हूं, सोडियम सल्फेट बन सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट बन सकता है, और क्या बन सकता है, और यहाँ से CO2 भी बन सकती है। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें बन सकती है। ये रिएक्शन हमको थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगी, है ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एल्यूमिनियम, मैं लिख देता हूँ इनके नाम, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक, इसका क्या नाम हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया सोडियम सल्फेट। अच्छा, कौन ऐसा है जिसको रिएक्शन बिल्कुल सूझ समझनी पड़ती है, वो चाहता है कि रिएक्शन आ ही ना कभी, तुम भी चाहते हो, पर इसमें थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। वैसे तो मैं बहुत कम बताता हूँ फार्मूला वगैरह आपको, जो बहुत ज़रूरी है वही बताता हूँ, तो इसमें ज़रूरी है इसलिए मैंने आपको बताया। तो पहले तो ये रिएक्शन लिख लो। अच्छा, तुम्हारा उल्टा काम है ना, रिएक्शन उसको याद हो जाती है, थ्योरी याद नहीं होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो याद होता है वो लिख लो। रिएक्शन लिख ली। अब थ्योरी में क्या है, इसमें आपको क्या बताना है कि एल्यूमिनियम सल्फेट ने सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्ट किया और ये चीज़ें बनाई, ये थ्योरी हो गई। ठीक, अब देखो जरा इधर कि ये फोम, ये जो सारी चीज़ें बनी है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ये पूरा मिला के इसको क्या कहोगे आप, फोम, झाग। और बिना कार्बन डाइऑक्साइड के झाग बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, हमने देखा है ना कि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स वगैरह में भी जो बबल्स आते हैं, जो एक तरीके का झाग आता है, वो किसकी वजह से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हो, कोई भी गैस अगर होगी वो बबल फॉर्म करेगी, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, फोम प्रोड्यूस होगा, झाग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कॉफ़ी में भी आपने देखा होगा, आप कॉफ़ी पीते हो तो वो मशीन से उसमें वेपर को क्या करता है, इंसल्ट करता है, डालता है, जिसकी वजह से वो कैसी दिखने लगती, झाग आने लगता है। ठीक, उसमें कॉफ़ी बहुत नीचे रहती, थोड़ी सी ऊपर पूरा झाग ही झाग भरा होता है। चलो, तो अब हमको क्या करना है, देखो इसमें CO2 हमने क्यों बनाई, CO2 हमने इसलिए बनाई क्योंकि CO2 तो किसकी दुश्मन है, आग की दुश्मन है ना। अगर CO2 वहां पर आ जाती है तो वो आग को जलने से क्या कर देगी, रोक देगी, है ना। आग वहां पर वैसे ही बुझ जाएगी क्योंकि वो ब्लॉकेज कर देगी, ऑक्सीजन और उसके बीच में आ जाएगी, है ना, ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में आ जाएगी, जिसकी वजह से वो आग वहां पर नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना मीठा सोडा, खाने का सोडा, है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, जिसमें से CO2 पास होने पर ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, फोम की तरह, झाग की तरह। और जैसे ही वो फायर एक्सटिंग्विशर से झाग बाहर आता है ना, तो वो क्या करेगा, मान लो यहाँ पर इस तरीके से आग लगी हुई है किसी सब्सटेंस के ऊपर, जैसे ही आपने उसके ऊपर डाला उसको, तो क्या होगा, उसके ऊपर डाला तो वो वहां पर चिपक जाएगा, है ना, इस तरीके से। और जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो उसको नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, अच्छा, इसके डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें डायग्राम कैसा होता है, देखो सारे फायर एक्सटिंग्विशर का डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वाटर वाले को छोड़ दो क्योंकि उसमें कोई एपरेटस नहीं है, वो तो पूरा आपको पानी डालना, आप किसी भी तरह से डाल सकते हो, चाहे आप टैंक से डालो, बाल्टी से डालो, कैसे भी डालो। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर ये एक तरीके का मेटल सिलेंडर है ना, धातु का पात्र है। इस धातु के पात्र में जो है इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये कांच की एक बोतल होती है, ठीक है, और इस कांच की बोतल में जो है इस तरीके से यहाँ पर ये जो है हमारी ये कांच की जो बोतल है, इसके अंदर जो है एल्यूमिनियम सल्फेट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, कांच की बोतल जो है इस तरीके से एक मेटल की रॉड से बाहर कनेक्टेड होती है, या फिर इसको इस लीवर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये वाला जो लीवर आपको दिखाई दे रहा है, इन लीवर के बीच में एक सेफ्टी पिन लगी होती है। इसको जैसे ही आप निकालोगे और इस लीवर को ऐसे प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, ये कांच की बोतल टूट जाएगी। और कांच की बोतल टूटेगी तो ये जो सॉल्यूशन है ये किस में गिर जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में। ये पूरा ये भरा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जैसे ही ये दोनों की रिएक्शन होगी तो इस ट्यूब के थ्रू क्या बाहर आने लगेगा, आपका फोम बाहर आने लगेगा। उसको आप आग के ऊपर डाल दो तो आपकी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्लियर इतनी बात। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो है बहुत अच्छा आपका फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, क्योंकि ये लगभग हर तरीके की आग में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑयल हो, पेट्रोल हो, ठीक है, इन सभी आग में इसका यूज़ किया जा सकता है। चाहे लकड़ी हो, ऑयल हो, कुछ भी जल रहा हो, अगर उसके ऊपर आपने फोम डाल दिया तो वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, चलो अगला बताओ क्या था।
कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, देखो इधर, इसका नाम बोलो तो जरा क्या है। ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, ये सबसे पहला है ना। इतना तो कम से कम हमको पता ही होना चाहिए, नहीं तो फिर अदरवाइज एग्जाम देने का ही कोई सेंस नहीं है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, 9-10 से भी पहले पढ़ लेते हैं हम बचपन में। तो ये मीथेन है, क्या है ये, मीथेन। देखो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। मैं बहुत बेसिक और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है। और मीथेन सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है या सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, ठीक। अब देखो जरा, इस मीथेन के साथ में क्या करता हूँ, यहां पर आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी कि एक होता है हेलोजन ग्रुप। क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, है ना। हेलोजन ग्रुप समझते हो कि नहीं समझते हो, ग्रुप, हाँ, ग्रुप 70। पीरियोडिक टेबल जो होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसमें समूह 17 का जो परिवार है उसको हेलोजन परिवार कहा जाता है, ठीक। उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टाटीन होता है। नहीं, आर्गन नियान तो 18 में आते हैं, ठीक है, आर्गन नियान 18 में आते हैं, वो आदर्श गैसें हैं। तो ये सब क्या है भाई हमारे, देखो ये 9 हो गया, ये हो गया 35, 53 और 85, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। तो ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको केवल इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि ये हेलोजन परिवार है। अगर इसमें से किसी तत्व की क्रिया में किसके साथ करवाऊंगा, इसके साथ, ठीक है। इसमें से किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा, मीथेन के साथ। तो उस बनने वाले नए कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा, हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलूंगा, हेलोजन डेरिवेटिव। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो क्या है, वो हाइड्रोकार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव है। तो पहली लाइन लिख लो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन। हेलोजन का व्युत्पन्न होता है। डेरिवेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्पन्न, मतलब बाय प्रोडक्ट। अब इधर आ जाओ जरा, बहुत सिंपल सी एक रिएक्शन है वो देखो जरा। इसकी रिएक्शन में किससे कराना चाह रहा हूं, क्लोरीन से। किससे कराना चाह रहा हूं, क्लोरीन से। तो देखो मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, ठीक है। क्लोरीन जैसे ही इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये जो CH4 है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। अब ये जो क्लोरीन है इसमें 2 क्लोरीन के आपके एटम है। तो एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ अलग चला जाएगा, तो H और Cl क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। मतलब HCl इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही। दूसरा जो क्लोरीन बचा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 के साथ। भाई इसमें से एक H चला गया तो ये क्या बचा, CH3। तो इसके साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। तो कंपाउंड क्या बना मेरा, CH3Cl। क्या बन गया, CH3Cl। इसको बोला जाता है क्लोरोमीथेन। क्या बोला जाता है इसको, क्लोरोमीथेन। देखो इसको अगर तुमने समझ लिया ना तो तुमको कार्बन टेट्राक्लोराइड जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। फिर आगे देखो कि ये क्लोरीन अभी भी मान नहीं रहा है और रिएक्शन करना चाह रहा है, क्योंकि ये एक्सिस अमाउंट में बहुत ज़्यादा क्लोरीन गैस है वहाँ पर, ठीक है। तो अब ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करता है। कब तक रिएक्शन करेगा ये, जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन यहाँ से हट ना जाए, ठीक है। तो अब एक क्लोरीन ने पहली बार रिएक्शन करके एक हाइड्रोजन हटा दी, दूसरी बार रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, दूसरी हाइड्रोजन को हटा देगा। मतलब कि ये क्या बना देगा, CH2Cl2। भाई 2 क्लोरीन आ गए ना, अब 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2Cl2। इसका नाम में, और HCl फिर से बाहर निकल जाएगा। इसका नाम मैं क्या दूंगा, डाई क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक। अगला फिर से क्लोरीन ने इसके साथ रिएक्शन किया, क्योंकि अभी इसमें क्या बाकी है, हाइड्रोजन बाकी है। फिर से रिएक्शन करेगा तो CHCl3 बना लेगा। क्या बना लेगा, CHCl3। इसका नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। ये HCl फिर से बाहर निकला। इस ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब CHCl3 का एक और बहुत पॉपुलर नाम है, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुना है सबने, ठीक। चलो अगला देखो, इसमें से फिर से एक और हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या बनेगा, एक और हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या बनेगा,
CCl4, मतलब जो हमको चाहिए अब वो मिल गया आपको। इसमें से मैंने एक और हाइड्रोजन निकाली HCl और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, Cl2 से, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, CCl4, मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, अब इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ से आया, मैंने बता दिया आपको कहाँ से आया, मीथेन से आया। किसकी वजह से, जब क्लोरीन की इसके साथ रिएक्शन होगी तो। ठीक, तो ये छोटी सी रिएक्शन हमको याद रखनी है। अब देखो इसकी कहानी क्या है वो सुनो। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये भी वही प्रिंसिपल पर काम करेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, तो लिख लो इसमें, ये रिएक्शन लिख ली नहीं लिखी, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को ये क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, देखो जरा कैसे काटेगा वो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ही आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को आग के ऊपर डालोगे, मतलब ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें कोई दूसरा केमिकल नहीं है सिवाय किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। मतलब कि सीधा सच्चा सा आपको एक कंटेनर लेना है और उस कंटेनर में मैंने क्या भर रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और इसको जाकर के मैं किसके ऊपर डाल दूंगा, आग के ऊपर। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको आग के ऊपर डालूंगा वैसे ही ये इवोपरेट हो जाएगा, मतलब कि भाप बनने लगेगी इसकी। ठीक है, और भाप जब इसकी बनेगी तो वो जो भाप होती है वो एयर से हैवी होती है। क्या होती है, एयर से हैवी, मतलब कि हवा से भारी होती है। मतलब कि अगर मैं लिखूं कि CCl4 की जो वेपर है, मतलब गैस है, वो किससे भारी है, वो हैवियर देन, हैवी है किससे, देन एयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में तो एयर है पर उससे भारी है, मतलब कि ये एयर के ऊपर उठ पाएगी क्या, नहीं उठ पाएगी। मतलब कि मान लो ये एयर है और ये यहाँ पर आग जल रही है, तो उसके बीच में क्या आ जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वेपर। बात समझ में आ गई। ठीक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इन्फ्लामेबल नहीं है, मतलब ज्वलनशील नहीं है। इस वजह से वो ऑक्सीजन और उस ईंधन के बीच में आ गया और उसने वहाँ की सप्लाई क्या कर दी, काट दी। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक, तो इसको भी जल्दी से लिख लो, इसमें ज़्यादा कुछ जानने जैसा नहीं है ना। इसका आपको प्रिंसिपल थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे काम करेगा, तो वेपर फॉर्म होगी और वेपर फॉर्म होने के बाद क्या होगी, वो सप्लाई को काट देगी। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। अगला टाइप बोलो कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, सिंपल सा एक कंटेनर है, उसमें क्या भर रखी है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जैसे ही आप बटन को दबाओगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और आपकी आग को क्या कर देगी, बुझा देगी। ठीक, उसमें ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं है। अगला बोलो कौन सा है, ड्राई पाउडर, है ना। ड्राई पाउडर में भी क्या है, कंटेनर के अंदर हमने पाउडर भर रखा है और कंप्रेस्ड एयर के साथ, किसके साथ, कंप्रेस्ड एयर के साथ। और जैसे ही मैं वॉल्व को खोलूंगा तो क्या होगा, वो एयर जो है वो उस पाउडर को बाहर फेंक देगी, है ना। और वो पाउडर जाकर के किसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, उस मटेरियल के ऊपर जो जल रहा है वो चिपक जाता है। कौन सा पाउडर होता है, तो लिख लो एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा पाउडर होता है वो, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो पाउडर है ये जाकर के वहाँ पर जम जाता है, जिसकी वजह से फिर से वही होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी जिससे आग बुझ जाएगी। ठीक, तो CO2 वाले में कोई बेसिक मतलब केमिकल दूसरा नहीं है और इसमें भी पाउडर के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एक्सटिंग्विशर है वो कौन सा है, सोडा एसिड। तो अगली हेडिंग डाल दो, सोडा एसिड। ठीक, चलो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसमें भी डायग्राम तो इसी तरीके का बना है। ये आपका कंटेनर है, ठीक है, मेटल कंटेनर। उस मेटल कंटेनर के अंदर फिर से आप देखोगे तो इस तरीके से आपकी एक ग्लास की बोतल आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक ऐसा कंटेनर आता था, ये ऐसा कंटेनर है और एक ये उसके ऊपर ऐसी टी लगी होती है और ये कांच की बोतल के अंदर ये रॉड इस तरीके से इंसर्ट होती है और इसके अंदर एक केमिकल डाल दिया, एक केमिकल बाहर डाल दिया, है ना, और एक ट्यूब लगा दी। और जैसे ही कहीं आग लगती थी तो पहले क्या किया जाता था कि इस टी को दीवार में ज़ोर से मारा जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से कांच की बोतल टूट जाती थी और टूटने के बाद वही सब रिएक्शन होती थी जो इसमें हो रही है।
पर अब उस प्रोसीजर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, केवल एक वाल्व को आपको दबाने से ही ये सारा काम हो जाता है, आपको इसको पटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये कंटेनर है ग्लास का, ये कंटेनर है मेटल का। इस कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया है H2SO4। क्या भर दिया है? H2SO4। और ये वाला जो कंटेनर है मेटल वाला, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या भरा हुआ है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका हो गया और अंदर जो है ये एसिड है। ठीक है भाई, अब फिर इसमें क्या एक इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। इसके अंदर एक प्रेशर गेज लगा दिया गया है ना, मतलब जो प्रेशर को मेज़र करता है कि अंदर जो गैस बन रही है उसका कितना है। ठीक है, तो प्रेशर गेज समझते हो ना, जो हम हवा डलवाने जाते हैं जब वो प्रेशर देखते हैं गोल घड़ी जैसा, उसको प्रेशर गेज बोला जाता है। तो यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है भाई, वो आपको दिखाता रहेगा कि इसके अंदर प्रेशर कितना है। फिर यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपका ये एक वाल्व हो गया, मतलब एक आपका नॉब हो गया और ये दूसरा हो गया, है ना। इसको आपको ऐसे क्या करना है? प्रेस करना है। ठीक है, जैसे हम वो हैंडल प्रेस करते हैं ना, उस तरीके से। और इन दोनों के बीच में एक सेफ्टी पिन लगी होती है। ठीक है, ताकि जब तक इस पिन को आप निकालोगे नहीं, आप इसको प्रेस नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप इस पिन को निकालोगे फिर आप इसको प्रेस कर पाओगे। जैसे ही प्रेस करोगे ये बॉटल टूट जाएगी। और किन के बीच में रिएक्शन होगी? सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 के बीच में, है ना। और यहाँ पर एक ट्यूब उनने दे रखी है, उस ट्यूब के थ्रू जो है अंदर का जो भी आग बुझाने वाली चीज़ें बनेंगी वो बाहर आ जाएंगी और आप उस ट्यूब से उसको क्या कर सकते हो? स्प्रेड कर सकते हो और उससे आपकी आग बुझ जाएगी। ठीक, क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन तो बहुत सिंपल है इसकी। देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये CO3 अगर ग्रुप है कहीं पर तो CO2 जरूर बनेगी। ठीक है, ये हमको याद रखना है, वो कोई सी भी रिएक्शन हो बने। अगर कार्बोनेट ग्रुप है तो क्या बनेगी? वहाँ पर CO2 गैस जरूर से जरूर बनेगी। ठीक है, और अगर सल्फेट है तो कोई ना कोई सा सल्फेट भी बनेगा। चलो ठीक है, इतने आपको जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो रिएक्शन याद रख लेना बस। देखो ये है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे? H2SO4 से। तो देखो सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन नोट कर लो। इसका नाम पता है सबको? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सोडियम सल्फेट और ये तो पता ही है पानी है और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो अब जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसी के प्रेशर की वजह से ये पानी और ये जो आपका सोडियम सल्फेट है ये इस ट्यूब से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये जो आपका लास्ट वाला जो है ये दोनों चीज़ों पर काम करता है ना। एक तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई भी काटेगा और साथ में ये जो फ्यूल है उसको गीला कर देगा, है ना। तो उसकी वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो ईंधन जो जल रहा है जो चीज़, उसको गीली कर देगा क्योंकि उसमें पानी भी है, और साथ में क्या करेगा? सल्फेट है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी क्या कर देगा? काट देगा। दोनों ही तरीके से काम करेगा, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, आपकी फ्यूल को भी ठंडा कर दिया, ऑक्सीजन भी बंद कर दी, दोनों चीज़ें कर दी, तो आग आपकी बहुत जल्दी वहाँ पर क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती ना जो इस तरीके के काम करती हैं, जैसे मान लो पेट्रोलियम का जहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो इसी तरीके के एक्सटिंग्विशर यूज़ किए जाते हैं, पर वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे नहीं होते हाथ में ले जाने वाले, बड़े बड़े मशीनों में इस तरीके से वो हमेशा उसको तैयार रखते हैं, ताकि आपको याद होगा कि इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी थी, अभी मुझे उसका ध्यान तो नहीं आ रहा है, पर मैंने टीवी में देखा था, तो उसको इसी तरीके के जो लिक्विड्स है उसके थ्रू बुझाया गया था, है ना। मतलब कि कई सारे कंटेनर थे पेट्रोल का, हम कह सकते हैं कि एक स्टोरेज था बहुत बड़ा, है ना, उसके अंदर कच्चे तेल का, पेट्रोलियम का। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? नहीं, अमेज़ोन नहीं, अमेज़ोन की आग नहीं बोल रहा हूँ, वो तो जंगल की आग है। यहाँ पर मैं केमिकल्स में आग लगने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैं बता दूंगा आपको सर्च करके, वो अपने काम की चीज़ नहीं है, पर फिर भी बता दूंगा। तो उसको बुझाने के लिए भी इससे वो कंट्रोल हो गई थी, मतलब। ठीक है, तो जब वो उसको बुझा सकता है तो किसी को भी बुझा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत छोटा सा टॉपिक है
और इसमें जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको बता दी। बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है, 2 रिएक्शन है वो याद रखनी है, और इसमें कुछ लिमिटेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के, कि अगर इस तरीके की आग है तो उसमें किस तरीके का एक्सटिंग्विशर आपको यूज़ करना है, बस। बाकी और इसमें कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके, देखो वैसे हर टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसीलिए आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है भाई? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो जल्दी से इसके संबंध में। ऑयल और पेट्रोल नहीं, हाँ एक और चीज़ लिख लो उसमें, जो ड्राई पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर है वो केवल मेटेलिक फायर में यूज़ होता है, मतलब सॉलिड चीज़ में अगर कहीं पर आग लगी है या स्पेशली धातुओं में, मेटल्स में, तो ही वो उसको यूज़ करेंगे। लिक्विड पर वो चिपकता नहीं है जाके, है ना। कोई भी सॉलिड सरफेस होगी वो उसमें ड्राई पाउडर वाले में लिखो कि यह केवल आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश, हाँ तो लिख लो कि मेटेलिक फायर में यूज़ होता है बस, इट इज़ यूज ओनली इन मेटेलिक फायर कंडीशंस या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में। पाउडर अगर आप पेट्रोल के ऊपर डालोगे तो वो पेट्रोल पर नहीं ग्रिप बना पाएगा, मतलब कि उस पर काम नहीं करेगा वो, ठीक है। उसके लिए आपको फोम चाहिए जो पेट्रोल से हल्का हो, जो उस पर तैर सके। पाउडर डालोगे तो वो तो पेट्रोल से भारी है, वो जाकर के नीचे बैठ जाएगा और आपका काम वहाँ पर बनने वाला नहीं है ना। ये जो पाउडर है ये एक्चुअल में मेटल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है ना, जैसे लोहे पर जंग लगती है वैसे ही जाकर के ये चिपक जाता है, और जैसे ही वो चिपकेगा तो ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ये केवल सॉलिड में यूज़ किया जाता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, आप मान सकते हो, ठीक। और इसके अलावा बोलो, देखो मेटल्स में आग नहीं लगती है ये बात ठीक है, पर मेटल जिस जगह पर बन रहा हो, है ना, या मान लो मेटल के ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस गिर गया हो जो आग पकड़ता हो, ऐसी कंडीशंस में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं लोहे के ऊपर भी पेट्रोल डाल दूं और उसमें आग लगाऊं तो आग लगेगी उसमें, तो वो उन कंडीशंस के लिए। मेटल में आग नहीं लगेगी सबको पता है, ठीक, पर मेटल की कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर वो बनता है, जब वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है, उस कंडीशंस में ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला बता दिया ना मैंने, एक सिंपल सा कंटेनर है जैसे एलपीजी का, हाँ नहीं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, उसकी लिमिटेशन केवल यही है कि आप जो है उसमें ऐसी जगह पर उसका यूज़ ना करें जो क्लोज्ड हो, ठीक है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको सफोकेशन हो सकता है, मतलब कि दम घुटने की समस्या, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के थ्रू अंदर अगर लेंगे तो क्या होगा, हमारी सांस जो है मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए CO2 वाला अगर आपके पास एक्सटिंग्विशर है तो उसका यूज़ आपको बंद जगह पर नहीं करना है। जैसे अगर मान लो इस रूम में आग लग गई है और यहाँ पर अगर मुझे CO2 वाला कंटेनर में लेकर आता हूँ तो पहले मैं क्या करूँगा, प्रिकॉशन क्या रखूँगा कि सारी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दूँगा ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकल रही है वो बाहर चली जाए, ठीक है। अदरवाइज नहीं, फोम बेस में नहीं है, नहीं CO2 है ज़रूर उसमें, पर वो फोम उसके साथ है, इसलिए देखो फोम बेस वाला जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें CO2 का अमाउंट बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाती। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले में एक लिमिटेशन लिख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी लिमिटेशन रह गई है ना। इसमें लिमिटेशन ये है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये ऑक्सीजन को ब्लॉक तो कर देता है, ठीक है, पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी कर लेता है। क्या कर लेता है, रिएक्ट, और रिएक्ट करके एक हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है, उसको कहा जाता है फॉस्जीन, उसका फॉर्मूला है COCl2, ठीक है, फॉस्जीन। ये एक हार्मफुल और पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, इसीलिए इसका भी यूज, और एक और चीज इसके साथ वो बनाता है HCl। क्या बनाता है, HCl, मतलब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके COCl2 बनाएगा, और एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है हमारे लिए, खराब है। HCl तो एसिड है, और ये क्या है, जहरीली गैस। अगर आप इसको इनहेल करोगे तो क्या होगा कि हमें उससे भी इन्फ्लामेशन, और ज़्यादा अमाउंट में कर लोगे तो फिर क्या हो, ठीक। तो उस तरीके, तो इसका भी प्रिकॉशन क्या है कि बंद जगहों पर इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। खुली जगह है या वहाँ पर विंडो वगैरह है उसको आप खोल करके इसको डालिए ताकि जो वेपर बन रही है कार्बन टेट्राक्लोराइड की,
और या जो गैस भी बन रही है वो वहाँ से निकल जाए। या फिर उसका दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉपर आप मास्क पहनकर उसको जो है आग बुझाने जाइए। भाई जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, आग बुझाने वाले, उनके पास मास्क होता है। तो वो क्यों होता है? उनको मालूम है कि जब भी हम कोई केमिकल किसी दूसरी चीज़ पर डालेंगे तो कुछ ना कुछ गैस वहाँ पर बन सकती है, इस वजह से वो मास्क पहनते हैं और मास्क की वजह से ये गैस उनको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। ठीक है भाई, और कुछ? देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि 11 तारीख को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के लिए आप लोग अब बिल्कुल जी जान से पढ़ाई करना शुरू कर दो, है ना। आस पड़ोस वालों को भी लगना चाहिए कि यहाँ कोई रह रहा है जो कि पीएससी की तैयारी कर रहा है ना। और दूसरी चीज़, केवल हमको शो ऑफ नहीं करना है, हमको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि बुक लेके बैठे रहें बस दिन भर। तो पढ़ाई करो, ऐसी चीज़ें पढ़ो, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ो, है ना। और साथ में अब पूरी तरीके से केवल और केवल आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कहने का मतलब, कोई जॉब कर रहा हो तो वहाँ से वो छुट्टी ले ले, अगर कोई दूसरे काम कॉलेज वगैरह के हों वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। और देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये आप अपने आप के साथ आप एक तरीके से आप बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि किस लेवल का कंपटीशन है ना। तो कंपटीशन जिस लेवल का, हमें पढ़ाई भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। और एक इंसान की एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब वो मेहनत करता है ना तो उसको खुद ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपनी मेहनत पर ऑटोमेटिक क्या होने लगता है? बिलीव होने लगता है। तो वैसा फीलिंग अगर आप आपके मन में लाओगे तो और पॉजिटिवली आप उसको, भाई जैसे एक काम हमारा अच्छा होगा तो हम और आगे जाएंगे, तो वैसे ही छोटे छोटे टारगेट हमको सेट करना है। एक एक दिन में हमको इतनी पढ़ाई करना है, इतने टॉपिक करना है, वो आप अलग निकाल के रखो रोज़। ठीक है, हमको यही पढ़ना है आज की डेट में। महीने भर का काम लेके मत बैठो, क्योंकि महीने भर का टाइम टेबल किसी का भी सफल नहीं होता है। आप एक एक दिन, एक एक हफ्ते का ऐसे छोटे छोटे टारगेट लेके चलो तो आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जितने आप स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई हम पढ़ते तो 10 घंटे हैं पर उसमें से हम 6-7 घंटे ही पढ़ पाते हैं, बाकी के 2-3 घंटे तो इधर उधर ध्यान चला ही जाता है ना। किसी चीज़ में मोबाइल देख लिया, कहीं ध्यान दूसरी जगह चला गया, तो होता है ना, फिजिकल अपीयरेंस रहता है पर मन तो घूम फिर आता है कहीं पर भी। तो स्टडी आवर्स ज़्यादा होंगे आपके तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, जो आपकी जो मेन स्टडी आवर्स है वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। वैसे तो तुम सब लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हो, तुमको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत अच्छे से और गंभीर होके, और मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि कंटिन्यूस स्टडी आपको करनी है। आप ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश मत करो, छोटी छोटी आप अगर स्टडी करते हो और लगातार करते हो तो जैसे होता है ना कि वो कहावत कौन सी है कि रस्सी के आने जाने पे पत्थर पे निशान बन जाता है ना। रसरी आवत जावत है सिल पर, इतनी कोमल होती पर फिर भी उसके बार बार आने जाने से क्या होता है, पत्थर भी कट जाता है। तो वही चीज़ आपको बोलना चाह रहे हो कि अगर आपको ये दीवार भी गिरानी है तो आप इसको धीरे 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 अगर करते रहोगे उसमें कुछ ना कुछ, तो वो एक दिन क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो असंभव कार्य कुछ नहीं है, बस आपको वो जो जोश आपका वो हमेशा बनाए रखना है बस। हाँ, ये निकेतन ने सही बोला कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जावत है तो सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो अभ्यास आपको करना है, बहुत ज़्यादा करना है, और इतना करना है कि बस आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है भाई, चलो तो आज का हमारी सभा समाप्त होती है। कल के लिए आप लोग कोई टॉपिक बताना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा ग्रुप के अंदर, है ना। अब तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ डाउट होने ही चाहिए। जिसको डाउट नहीं है मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सीधा सा मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है।